इसीलिए यहाँ पर रास्ता खोला गया है नील बोर भाई साहब के लिए। नसीब की बात है भाई, मैं होता तो मैं बता देता वहाँ पे एटॉमिक थियरी। So one certain special orbit known as the discrete orbit of the electrons are allowed to exist inside the atoms। नील बोर भाई साहब ने बड़े ही शानदार तरीके से ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं जब वो अपनी स्पेसिफिकली एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में होते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सेंटर में है हमारे प्रोटॉन भाई साहब, तो इसके आसपास डेफिनेटली शेल्स हैं, आई मीन की रिंग्स हैं। तो ये जो हम ऑर्बिट जिसको कहते हैं, इस ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये कभी भी अपनी एनर्जी है वो उसे लूज नहीं करेंगे। जैसे समझिए कि पहली के शेल है, ये वाली एल शेल है, तो ऐसे ही उन लोगों ने शेल्स बता दी, उन्होंने ऑर्बिट बता दी कि जिसके अंदर कोई भी तरह का जो एनर्जी है वो रेडिएट इलेक्ट्रॉन्स द्वारा किया नहीं जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर एनर्जी रेडिएट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर अनस्टेबलाइज होने की बात ही कहाँ रह गई। So while revolving in the discrete orbit, electrons do not radiate energy. These orbits are shells are called energy levels. They are represented by the letter K, L, M, N. इन्होंने इन ऑर्बिट को K, L, M, N के अंदर जोड़ दिया, यानी कि 4 रिंग्स हैं न्यूक्लियस के आसपास। अगर इन रिंग्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो एनर्जी लूज होगी नहीं, और अगर एनर्जी लूज नहीं होगी तो यहाँ पर दोस्तों कभी भी एटम अनस्टेबल नहीं होगा। ये वाली थियरी हर एक एक्सपेरिमेंट में सही साबित हो रही थी। नील बोर छा गए गुरु। तो यानी कि यहाँ पे हर जगह पे अब नील बोर की थियरी को माना जाता है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ द फर्दर थियरीज, क्योंकि नील बोर की थियरी सही साबित हो रही थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन्स। देखो, आपने प्रोटॉन समझा, आपने इलेक्ट्रॉन समझा, जे थॉमसन को समझा, एक गोल्डस्टीन को समझा। एक और साइंटिस्ट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लेके आ रहे हैं आपके लिए एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रॉन्स। तो 1932 के अंदर चैडविक भाई साहब ने डिस्कवर कर लिया एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज थे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, नो चार्ज। इसका नाम था न्यूट्रॉन्स। अ मास क्लियरली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का मास है, लेकिन चार्ज नहीं है, मास है। It was named as the neutron. Neutrons are generally present in the nucleus. एक घर बना के रहेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। कौन दोनों साथ रहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस है एटम के सेंटर में। एटम के सेंटर में यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसमें 2 लोग रहते हैं। 2 लोग हैं यहाँ पर बैचलर्स, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ये दोनों ही साथ में रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास के एल एम एन शेल के अंदर जहां वो एनर्जी लूज करेंगे नहीं। इट वॉज रिप्रेजेंटेड एज एन। न्यूट्रॉन्स को एन से, प्रोटॉन्स को पी से और इलेक्ट्रॉन्स को ई से सिंबलाइज किया जाता है। द मास ऑफ एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द गिवन एटम। कभी कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई आपका एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या है, तो यहाँ पर भी हमें न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो एटॉमिक मास जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस पे भी आगे चर्चा में, मतलब डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होते हैं, यानी कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेल्स के हिसाब से। तो हमारा टॉपिक है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट शेल्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स आर सजेस्टेड बाय द बोर एंड बरी। तो बोर एंड बरी दोनों ने ये थियरी प्रपोज की कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। KLMN इसमें स्पेसिफिक रूल्स है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। The maximum number of electrons present in the shells by given 2n square, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है where n in the orbit number। 2n square फॉर्मूला है जहां पर हमारे पास 4 शेल्स हैं, n is 1, 2, 3 और 4, यानी कि हर ऑर्बिट की कितनी कैपेसिटी है वो आप इससे पता लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे फर्स्ट की लगानी है तो मैं यही फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पर 2n स्क्वायर। मान लीजिए कि मैं n इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो 2 इंटू, अब n की जगह पे 1 लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2 आंसर। यानी कि पहली जो शेल है यानी कि K शेल है उसकी कैपेसिटी 2 हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर मैं ले लेता हूँ फिर से फॉर्मूला 2n स्क्वायर, लेकिन अब मैं लेता हूँ दैट n इज इक्वल्स टू 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा n के जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 सा 4, तो 2 इंटू 4 दैट विल बी द 8। तो जो सेकेंड शेल है K के बाद आती है L शेल, तो L की कैपेसिटी हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से हम लोग दूसरे भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 2n स्क्वायर यानी कि n इज इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो यहाँ पर लास्ट शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स सेट हो सकते हैं, यानी कि लास्ट शेल n शेल के अंदर। ओके, इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि में 2, L में 8, यहाँ पर 18 और यहाँ पे 32। यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा गया है, मैंने फाइंड करने का भी फॉर्मूला आपको बता दिया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है
तो वो जो है वो कितना है, वो 8 है, राइट। शेल्स आर ऑलवेज फिक्स इन द स्टेप वाइज मैनर। अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या है ये कंसेप्ट? जैसे समझ लीजिए कि हमें पता है कि 4 शेल्स हैं, के, एल, एम और एन। पहले के शेल, फिर एल, फिर एम और फिर एन शेल, इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। तो हमेशा इसको फुलफिल आपको स्टेप वाइज ही करना पड़ेगा। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी जो है वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि आपके सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 18 एलिमेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये 18 एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर केमिकली किस तरह से कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, उसके लिए वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 18 एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर जिसके भी पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के बेसिस पे उसकी वैलेंसी गिनी जाएगी। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी वैलेंसी भी 1, 2 और 3 ही होगी। आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी 1, 2 तो 2, 3 तो 3, क्योंकि ऑक्टेट जो है वो 0 पे या फिर 8 पे हो सकता है। उसी तरह से मान लो कि अगर किसी के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है, 6 है और 7 है, तो 5 वाले की जो वैलेंसी होगी वो 3, 6 वाले की वैलेंसी होगी 2 और 7 वाले की वैलेंसी होगी 1। अगर समझ ना आया हो तो चलिए एक बार देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही उसका वैलेंसी गिना जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लेता हूँ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 टोटल उसके 8 उसका एटॉमिक नंबर है। उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 और 6 है। आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये मैंने बीच में इसका न्यूक्लियस बना दिया और इसके आसपास 2 शेल्स हैं। अब पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी में बचे यहाँ पर 6। अब जो यहाँ पर मैं 6 बना रहा हूँ, वी ऑल नो कि यहाँ पर ऑक्टेट इसे होने के लिए या तो 0 होना पड़ेगा या तो 8 होना पड़ेगा। जैसे समझिए यहाँ पर कि मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। अभी ध्यान से देखिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, तो मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ और यहाँ पर 8 लिखता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 0 पे ऑक्टेट होना बेहतर होगा कि 8 पे होगा? ऑफ कोर्स 8, तो यानी कि इसको 2 ज़्यादा चाहिए। तो या तो ये लूज करे या तो ये गेन करे, उसी के बेसिस पे ये सारा खेल है वैलेंसी का। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो 8 हो सके, यानी कि ऑक्टेट हो सके। तो ऐसे जिनके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है वो +3 करके 8 हो सकता है, तो इसकी वैलेंसी +3 गिनी जाएगी। अगर मान लीजिए कि 6 है, +2 करना है तो 8 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी +2। और 7 है, ये +1 कर सकते हैं, 8 हो सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1। तो इस तरह से वैलेंसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बेसिस पे की जाती है। अगर मान लो किसी एलिमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक शेल है, यानी के शेल है, तो वो 2 पे ही ऑक्टेट हो जाता है। बाकी के सारे 0 और 8 पे ऑक्टेट हो सकता है। गेनिंग और लूजिंग का सारा खेल है, या तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करो या तो आप गेन करो। होना चाहिए या तो 0 या तो 8, तभी आप अपने आप को ऑक्टेट कह सकते हो। एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज ए डिफाइनेड कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। शायद अगर 1 मार्कर में क्वेश्चन कहीं पे आ रहा है कि वैलेंस क्या है, वैलेंसी क्या है, तो आप लिख सकते हो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। आइए दोस्तों आगे देखते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। दोस्तों कभी भी घबराइएगा नहीं जब आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट विद इन द एलिमेंट। तो यहाँ पे बुलाया गया है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम एंड इट इज डिनोटेड बाय अ Z। किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उतनी ही उसकी एटॉमिक नंबर मानी जाती है। मान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है उसका अगर एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऐसा समझ लीजिए कि इसके अंदर प्रोटॉन्स जो है, अभी ऑक्सीजन के पास अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर यहाँ पर 8 है, तो ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स 8 मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर भी 8। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों मिलके न्यूक्लियॉन्स बनते हैं, यानी कि इसको एक नाम दिया जाता है। व्हेन अ प्रोटॉन कंबाइंस विद द न्यूट्रॉन, तो इसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, जो दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं। द मास नंबर ऑफ द एटॉमिक मास The mass number or the atomic mass of the atom is the sum of the proton and neutrons। तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एटॉमिक नंबर तो हमें समझ में आ गया, प्रोटॉन की तादाद, दैट इज एटॉमिक नंबर। लेकिन मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर बताया जा रहा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दोस्तों प्रोटॉन तो हमें समझ में आ जाएगा। मान लो कि ऑक्सीजन का लेना है तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स हैं। ज़्यादातर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, लेकिन अक्सर हमेशा नहीं।
कई कई बार। तो यहाँ पर भी न्यूट्रॉन्स 8 हैं, तो इसीलिए एटॉमिक मास बन जाता है 16। किसका? ऑक्सीजन का। आइसोटोप्स की बात करें तो क्या है? आइसोटोप्स जो है वो टॉपिक यहाँ पे भी छेड़ा गया है, 10th में भी इसे छेड़ा गया है। आइसोटोप्स इज नथिंग, अगर किसी एलिमेंट का उसी के जैसा दूसरा एलिमेंट है, एलिमेंट सेम है लेकिन ऐसा एलिमेंट कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास चेंज होता है। कैसे? आइए समझते हैं। आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसे ही हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स है। कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, which with atomic mass 1, 2 और 3 respectively. Other examples of isotopes are कार्बन, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है हमें कि भाई जो हाइड्रोजन है वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है किसका? आइसोटोप का। कैसे? ध्यान से समझिए। अभी हाइड्रोजन जो है उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो मैं ये कह दूंगा कि प्रोटॉन भी उसके अंदर कितने होंगे? 1। वेरी नाइस। अब इसको लिखा कैसे जाता है? हमेशा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल कैसे लिखा जाता है? तो जनरली मान लो कि मैं हाइड्रोजन के एग्जांपल से समझाऊं तो हाइड्रोजन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ ऊपर लिखा जाता है उसका एटॉमिक मास। तो जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का यहाँ पर एटॉमिक मास 1 दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और उसका एटॉमिक मास भी 1। बट गाइस यहाँ पर 2 वाला भी है, यानी क्या होगा? यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा बिकॉज आइसोटोप में कहा है सेम एटॉमिक नंबर लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा। और उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन में फिर से अगेन 1 बिकॉज सेम एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर रहता है, ऊपर चेंज हो गया एटॉमिक मास। समझ नहीं आ रहा कि एटॉमिक मास कैसे बढ़ रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों याद करो एटॉमिक मास की फॉर्मूला क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सारे के सारे, चाहे वो प्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो या ट्रीटियम हो, सभी के अंदर प्रोटॉन की तादाद तो 1 ही है। अगर मैं 1 वाले की बात करूं तो उसमें न्यूट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है, 0 है, इसीलिए उसका एटॉमिक मास 1 हो गया। बट 2 एटॉमिक मास कैसे हुआ? तो 2 एटॉमिक मास ऐसे हुआ कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो उसके अंदर प्रोटॉन भी 1 था और न्यूट्रॉन हमने एडिशनल डाला तो ये 1 + 1 हो गया, यानी कि इसका एटॉमिक मास अब 2 हो गया। और ठीक उसी तरह से 3 की अगर मैं बात करूँ, इधर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में प्रोटॉन जो है वो 1 है और न्यूट्रॉन यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि टोटल ये 3 हो गया। इन सभी से हमें ये समझने को मिलता है कि प्रोटॉन की जो तादाद है वो हमेशा स्टैंडर्डाइज रहती है, चेंज हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन्स। इसलिए याद रखिए प्रोटॉन हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप्स आर सिमिलर बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स आर डिफरेंट। हमेशा याद रखिए कि आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये हमेशा के लिए सिमिलर रहती है, सेम रहती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट रहती है। इवन क्लोरीन के भी दोस्तों 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स है, एक 35 जिसका एटॉमिक मास है और दूसरा जिसका 37 एटॉमिक मास है। आपके एनसीईआरटी के अंदर इसका एक बेहतरीन सा कैलकुलेशन दिया गया है। प्रॉब्लम ये था दोस्तों कि नेचर के अंदर 2 तरह के क्लोरीन पाए जाते हैं, एक जिसका एटॉमिक मास 35 है और एक जिसका एटॉमिक मास 37 है। साइंटिस्ट और कैलकुलेशन करने वाले सभी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा मास हम लिखे, 35 या 37। तो क्या किया, यहाँ पर रिसर्च किया गया और पाया गया कि 3:1 के हिसाब से क्लोरीन नेचर में पाया जाता है। यानी कि मैं ऐसा कह दूं 75% क्लोरीन जो नेचर में है उसका एटॉमिक मास 35U है और 25% एटॉमिक मास जो है वो 37 वाला है। तो इस पर से हमने इन दोनों का एवरेज निकाल दिया और एवरेज मास कैलकुलेट किया दोनों का, यानी कि 35U और 37U, मतलब हमेशा परसेंटेज में इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके ढूंढा जाता है। इसकी कैलकुलेशन टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी में है, एक बार देखिए जरा इसको। और इस तरह से हमें क्लोरीन का एवरेज मास जो है वो 35.5U है। कभी भी आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का बोला जाए तो आप तुरंत ही इसके अंदर 35.5 ही लिखिए, ओके। और एक दफ़ा कैलकुलेशन जरूर देखेगा। मज़ा आ रहा है दोस्तों, मेरे कंसेप्ट यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों चैप्टर के एंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हम लोगों ने देखा कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास है। यहाँ पर आइसोटोप के यूज कहाँ हो सकता है? सबसे पहले ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है एज अ फ्यूल के तौर पे। मैंने बताया ना आप लोगों को कि प्रोटॉन हमेशा स्टैंडर्डाइज रहता है, लेकिन अगर हमने न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ा दी, न्यूट्रॉन्स अगर हम लोग बढ़ाते गए तो इसमें से ढेर सारी एनर्जी एमिट होती है। कई दफ़ा एटम अनस्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी ये रेडिएट करता है। तो यही सिमिलर चीज़ जो है ये एटम बॉम्ब्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत सी जगहों पे ये देखने को हमें मिलता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, यानी कि कोबाल्ट का आइसोटोप जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। और गॉइटर के लिए भी आयोडीन का आइसोटोप काफ़ी फायदेमंद चीज़ रहती है। तो ये थे आइसोटोप्स के यूजेस। अब बात करते हैं हम लोग आइसोबार्स के बारे में।
क्या हो सकता है आइसोबार्स? सिंपल है, अगर आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास है तो इसी का उल्टा आइसोबार्स है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आइए समझते हैं। यहाँ पे बोला गया एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद द डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव सेम मास नंबर बट, यानी कि सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इन्हें कहते हैं आइसोबार्स। देखिए ध्यान से क्या बोला गया है यहाँ पर, कैल्शियम जो है वो 40Z है और आर्गन जो है वो भी 40Z है, यानी कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, तो उसी के सामने आर्गन का भी एटॉमिक मास जो है वो है 40। याद कीजिए एटॉमिक मास की फॉर्मूला क्या थी? एटॉमिक मास की फॉर्मूला है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि मैं ऐसा कह दूं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो उसके प्रोटॉन मतलब कि 20 होंगे। मैंने कहा था कि ज़्यादातर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन को भी 20 लिख दूंगा, तो 20 + 20 40, ये कैलकुलेशन दोस्तों सही बैठ रहा है, यानी कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 सही जा रहा है। बट व्हाट अबाउट द आर्गन? आर्गन 40 समझ नहीं आ रहा है, तो आइए इसकी भी बात करते हैं। आर्गन का एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आर्गन का एटॉमिक मास मतलब कि प्रोटॉन, उसकी अगर आप ध्यान से टेबल में देखोगे तो उसका एटॉमिक नंबर तो 18 है, तो बताओ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मैंने पहले ही कहा था न्यूट्रॉन्स हमेशा प्रोटॉन्स के जितने नहीं होते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो न्यूट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर 22 है और कुल मिला के ये 40 हो जाता है। तो इसी तरह से कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनका एटॉमिक मास सेम है बट इनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट है, और इसीलिए इन्हें आइसोबार्स कहा जाता है। दोस्तों आई होप कि यहाँ पर ये पूरे ही वीडियो में आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये मैंने कवर करने का ट्राई किया है। आई वुड रेकमेंड कि भाई ये जो आप रिवीजन के टाइम पे ही इस वीडियो को समझे, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ों में मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, जैसे कि रिंग्स का शेयरिंग है, रिंग्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में उसे पढ़ सकते हैं। क्रॉस वैलेंस से भी इसमें एक दफ़ा देख सकते हैं। बट अगर आपको ये रिवीजन करना है फास्ट मोड में, अगर इसे समझना है, कम टाइम है, ऊपर से देखना है, तब आप इस वीडियो को देखिए। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, और मैं जिस मकसद से यहाँ पर आया था इस प्लेटफॉर्म पे वो मैंने अचीव किया है, ऐसा मुझे मालूम पड़ेगा जब आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके और भी कई सारे सजेशंस जो हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में से शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस मिलती रहे। स्टे ट्यून अगली वीडियो तक। गुड बाय फ्रेंड्स।